हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 का हिंदी से जो 4th नंबर का जो लेसन है अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा, इस पार्ट का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ देखेंगे। यह हमारा सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन वीडियो जो फर्स्ट पार्ट का दिया हुआ है, और यह सेकंड पार्ट है इस लेसन का। तो इसमें मैंने 2 पार्ट बनाए, फर्स्ट और सेकंड। इसमें सारा लेसन का एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अभी लेसन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सेकंड पार्ट शुरू होगा पवन ऊर्जा से। ओके, पवन ऊर्जा, पवन यानी विंड, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। जो पवन ऊर्जा होती है वह बहती वायु यानी जो बहने वाली हवा होती है, वायु यानी हवा, एयर, उससे उत्पन्न की गई ऊर्जा होती है। विंड एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग एयर। फ्लोइंग एयर यानी बहती हवा से हमें पवन ऊर्जा मिलती है। वायु निशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है। वायु यानी हवा, पवन, निशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रचुरता मीन्स मोर क्वांटिटी में। तो एयर जो है, एयर इज अवेलेबल फ्री एंड बहुत लार्ज क्वांटिटी में। पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण का मीनिंग होता है पोल्यूशन, नहीं होता। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन से, उसके प्रोडक्शन से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। तो पवन चक्कियां यानी विंड मिल, पवन चक्की यानी विंड मिल, उसको हवादार जगह मीन्स जहाँ पे ज्यादा हवा हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, ऐसी हवादार जगह पे, ऐसे वेंटिलेटेड प्लेसेस पे ऐसे विंड मिल को लगाया जाता है। देखिए, पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों की जरूरत है और वह ऐसे जगहों पर पवन चक्कियां लगाई जाती है। पवन चक्की यानी आपको मैंने बताया है, पवन चक्की का अर्थ क्या है? विंड मिल। तो फॉर विंड एनर्जी, विंड मिल आर इंस्टॉल्ड इन वेंटिलेटेड प्लेसेस बाय, आगे देखिए, वेंटिलेटेड प्लेसेस पे लगाए जाते हैं विंड मिल को, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यानी एयर में जो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हम उनसे, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो एयर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर is converted into the mechanical energy. इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो जनरेटर का यूज करते हैं गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। किसका थ्रू किया जाता है? जनरेटरों के द्वारा किया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। कारगर यानी बहुत उपयोगी विकल्प है। विकल्प यानी ऑप्शन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में तैयार नहीं होता, यानी उत्सर्जन इमिट नहीं होता। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को यानी उसके इमिट को उत्सर्जन नहीं होने देता या कम करता है। यह एक कारगर विकल्प है। कारगर यानी
असरदार विकल्प है। कारगर यानी इफेक्टिव ऑप्शन है पवन ऊर्जा। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके, इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं होती है। देखिए दूसरे प्लांट्स जो है, जो एनर्जी तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड या पॉइजनस गैसेस, जैसे कारखानों से, फैक्ट्री से जैसे पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, तो इस पवन ऊर्जा तैयार करते टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे पॉइजनस गैस नहीं निकलते हैं। विषैली यानी पॉइजनस गैस, विषैली गैस यानी पॉइजनस गैस उत्सर्जित जैसी समस्या नहीं होती है, यानी ऐसे पॉइजनस गैस नहीं निकलते हैं। इस पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है जब हम पवन ऊर्जा तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है। तो पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी जब हम तैयार करते हैं तो उसके संयंत्र यानी उसकी मशीनरी, संयंत्र यानी उसके विंड मिल, मशीनरी क्या है उसकी, विंड मिल, जिसको एक ओपन प्लेस पे लगाया जाता है विंड मिल्स को, और जनरेटरों के द्वारा एयर में की जो गतिज ऊर्जा होती है, हवा की जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है जनरेटर की हेल्प से। तो पवन ऊर्जा के संयंत्र यानी उसके मशीन्स क्या है, विंड मिल। तो उसके मशीन का निर्माण यानी मशीन को तैयार करना, और रखरखाव यानी मेंटेन करना, यह क्या है, सुरक्षित है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। तो यह जो प्रणाली है, यह जो मशीन्स है, यह जहाँ पे ज्यादा वायु बहती है वहां पे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, ओपन प्लेस पे। इसके लिए न तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और न ही यह अधिक खर्चीली है। तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर में देखो, ऐसे ओपन प्लेस पे इन्होंने यहाँ पे विंड मिल लगाए हैं। ना ही इसे ज्यादा खर्च लगता है और ना ही इसको ज्यादा भूमि यानी ज्यादा लैंड की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा खर्चीला नहीं है, ना ही इससे कोई विषैली गैसेस निकलती है, ऐसा कुछ भी, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट को या ह्यूमन को नहीं होता है। तो इसका खर्च भी कम है, इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो इसलिए पवन ऊर्जा को यानी विंड एनर्जी को सबसे कम व्यय वाले यानी सबसे कम खर्चे वाले और आकर्षक विकल्प यानी बहुत गुड ऑप्शन की तरह यानी अट्रैक्टिव ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। किसे, पवन ऊर्जा को, विंड एनर्जी को हम बहुत कम खर्चे वाले और बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन की तरह देखते हैं। अभी नेक्स्ट आता है हमारा जल विद्युत ऊर्जा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या पावर। गिरते हुए या बहते हुए, गिरते हुए यानी फॉलिंग, और बहते हुए यानी फ्लोइंग वाटर। तो फॉलिंग और फ्लोइंग पानी से, गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो फिर से बताती हूँ, गिरते हुए यानी फॉलिंग, falling or flowing water is called hydropower energy. The electric power obtained from falling or flowing water is called hydropower energy. तो जो पानी गिरता है और बहता है, तो ऐसे बहते और गिरते हुए पानी से उसकी विद्युत शक्ति को
हम प्राप्त करते हैं उसे ही जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। पूरी दुनिया की, पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जो विद्युत शक्ति है उसका 1/3 ऑफ पार्ट हमें जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से मिलता है। 1/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से मिलती है। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिसे खुली नहर यानी ओपन कैनाल, खुली नहर यानी ओपन कैनाल अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। तो देखिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत प्राप्त करने के लिए नदी के किनारे बांध बनाया जाता है। बांध यानी डैम। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी water is stored in the dam which are building along the rivers। नदी के किनारे बांध बनाए जाते हैं, यानी बांध यानी डैम्स बनाए जाते हैं along the रिवर के पास में। और क्या करते हैं वो बांध से, तो उसमें प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है। मीन्स उसमें बहुत सारा वाटर, प्रचुर यानी बहुत सारा वाटर जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसे खुली नहर यानी ओपन कैनल के द्वारा और नालों के द्वारा यानी ड्रेन के द्वारा बिजली घरों तक पहुंचाया जाता है। बिजली घर यानी पावर हाउसेस। तो वाटर कैरी किया जाता है किससे, नहरों से। नहर यानी कैनल और ड्रेन से कहां तक, पावर हाउसेस तक वाटर को क्या करते हैं, ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा, पानी में निहित यानी पानी के अंदर स्थित। तो देखिए पानी में निहित गतिज ऊर्जा यानी पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी के कंटेंट है पानी के अंदर, उसके उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। तो बिजली घर के अंदर जो पावर हाउसेस है उसके अंदर जो टरबाइन लगाए गए हैं उसके हेल्प से पानी में जो निहित गतिज ऊर्जा है, पानी में जो काइनेटिक एनर्जी के कंटेंट है उसको जो टरबाइन के मदद से, जो पावर हाउस में लोकेट किए गए हैं जो टरबाइन, तो उससे उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए आगे, बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर कर दिया जाता है। तो इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को, यानी जो इन टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है उस टरबाइन की, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतर किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। फिर से यह 2 लाइन देखिए, पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से। तो जो पानी में जो काइनेटिक एनर्जी स्थित है, जो काइनेटिक एनर्जी का जो कंटेंट है पानी के अंदर, तो उसके उपयोग से, उसका यूज करके बिजली घर में यानी पावर हाउसेस में जो बड़े बड़े बिग टरबाइन एस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे वो लगाए हैं, क्या टरबाइन जो लोकेट किए गए हैं पावर हाउस में, तो उसको चलाते हैं। किसके वजह से चलाते हैं, जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे टरबाइन को चलाया जाता है, रन किया जाता है।
और इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को, और यह जो टरबाइन के यांत्रिक ऊर्जा जो है, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो इस टरबाइन के यांत्रिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, देखिए यहाँ पे तो हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर बेनिफिशियल फॉर इरिगेशन। तो जो हाइड्रो पावर के जो जो प्रोजेक्ट्स है, तो वो किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए उसका उपयोग होता है? तो उसका उपयोग होता है सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए यानी फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण यानी फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, पेयजल आपूर्ति यानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, पर्यटन यानी टूरिज्म, और मत्स्य पालन यानी फिशिंग के लिए। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? जल विद्युत परियोजनाएं, जो परियोजनाएं बनाई गई है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, उसका यूज जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसका यूज, उसका बेनिफिट इरिगेशन के लिए है, फ्लड कंट्रोल करने के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए है, टूरिज्म के लिए है, और फिशिंग करने के लिए है। आगे देखिए, आदि में लाभकारी है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए, सुदूर क्षेत्र यानी रिमोट एरिया। तो यह जो प्लांट है यह रिमोट एरिया में लोकेट किए गए हैं। लोकेट होने के कारण भी वह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोगी है। पिछड़े क्षेत्र यानी बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड जो एरिया है उसके डेवलप करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए भी यह यूजफुल है। तो बीइंग लोकेटेड इन रिमोट एरिया इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ज्वार भाट से प्राप्त ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। तो ज्वार भाटा यानी टाइडल एनर्जी। तो टाइडल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं ज्वार भाट एनर्जी, टाइडल एनर्जी। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। समुद्र यानी ओशन। तो ओशन में जो ज्वार भाटे यानी टाइडल, जो टाइडल यानी बड़े बड़े वेव्स जो होते हैं, जो ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। तो ज्वार भाटे के कारण यानी जो बड़े बड़े वेव्स ऊपर उठना और नीचे आना, उसके कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी, उसके वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको टरबाइनों की हेल्प से, टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है, यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो द एनर्जी जनरेट ड्यू टू टाइडल इन द सी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ टरबाइन्स। टरबाइन की हेल्प से, टरबाइन की मदद से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत में यानी इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति पैदा होती है। तो मैंने कहा है जो टाइड्स है जो ऊपर उठती है, ऊपर चढ़ने यानी हाई रेज होती है और नीचे गिरती है, और फॉल डाउन होते हैं जब वेव्स टाइड्स। तो उस टाइम में दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशनों में, बोथ कंडीशन में विद्युत शक्ति पैदा होती है, यानी एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं।
लहर ऊर्जा, लहर यानी वेव्स, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो ज्वार भाट ऊर्जा को क्या कहते हैं? लहर ऊर्जा भी कहते हैं, यानी वेव एनर्जी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेव एनर्जी, यानी लहर ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्रारंभ हो पाया है। तो इसका अभी बहुत लेस यूज कर रहे हैं हम। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना यह बहुत लेस मात्रा में कर रहे हैं। However, it is still very little use has begun. तो हमने बहुत कम शुरुआत की है इसे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने की। बट परंतु किंतु निकट भविष्य के, निकट मीन्स जब अभी फ्यूचर जो आएगा, निकट भविष्य के लिए इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। बट इट हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर द फ्यूचर। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है कि जो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में वो बहुत सारी एनर्जी दे सकती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रदान कर सकती है। इतनी क्षमता, इतना पोटेंशियल इसमें टाइडल में है, यानी ज्वार भाट में है, लहर ऊर्जा में है। लेकिन यह हमने अभी जस्ट बहुत कम, लेस मात्रा में शुरुआत की है, लेकिन फ्यूचर के लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा इसका मतलब क्या होता है? बायो एनर्जी। बायो एनर्जी देखिए, धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति मीन्स अर्थ के ऊपर जो मौजूद, यानी जो अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, मौजूद यानी प्रेजेंट, संपूर्ण ऑल वनस्पति, वनस्पति, प्लांट्स और जीव पदार्थ, उसको बायोमास कहते हैं। तो उसे जो प्लांट और एनिमल है उसे बायोमास कहते हैं। तो बायोमास इज द एंटायर फ्लोरा एंड फाउना प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो बायोमास क्या है? बायोमास इज द entire flora and fauna present on the earth. आगे देखिए, इससे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। तो इससे जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो ऊर्जा ऑप्टन होती है, उसे ही हम बायो एनर्जी यानी जैव ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जी। ओके, आगे देखिए, बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुरानी ऊर्जा स्रोत है। यानी जो यह बायोमास है, यह मानव को ज्ञात मीन्स ह्यूमन को जो पता है, तो उनके हिसाब से, जो ह्यूमन को पता है उनके हिसाब से यह सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट ऊर्जा स्रोत है, यानी एनर्जी सोर्स है, सबसे ओल्डेस्ट एनर्जी सोर्स है। कौन सा? बायोमास। बायोमास यह सबसे ओल्डेस्ट एनर्जी सोर्स है। आगे देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता है। तो पेड़ पौधे यानी जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे यानी प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, तो वो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, थ्रू द फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसमें इकट्ठा होता है। वह रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है, यानी स्टोर किया जाता है। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यह स्टोर किया जाता है। इस ऊर्जा की विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदल जा सकता है। तो इस ऊर्जा की विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। तो यह जो बायो एनर्जी है, इसका उपयोग, इसका यूज कई अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे देखिए, ठोस रूप में, सॉलिड फॉर्म में कैसे यूज होता है देखिए। तो देखिए,
बायो एनर्जी इज यूज इन मेनी वे। उसमें फर्स्ट वे है या पहला देखिए कौन कौन से वे से हम उसका उपयोग देख सकते हैं। पहले देखिए ठोस रूप में, ठोस रूप में यानी कि सॉलिड फॉर्म में, ठोस रूप में यानी सॉलिड फॉर्म। तो देखिए खाना पकाने के लिए लकड़ी, तो खाना पकाने के लिए जो फूड बॉईल करने के लिए, कुक करने के लिए हमें जो फ्यूल चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वह लकड़ी के रूप में। तो लकड़ी यह सॉलिड फॉर्म हो गया। पशुओं के गोबर, उस यह देखो पशुओं के गोबर से ऐसे उपले बनाए जाते हैं। देन कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। तो घास फूस को जला के जो ग्रास स्टफ है उसको जला देते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट है, और उससे फूड कुक करते हैं। दिस इज अ सॉलिड फॉर्म, यह ठोस रूप है, सॉलिड फॉर्म है। सेकेंड देखिए द्रव रूप में, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में। तो फर्स्ट हमने देखा ठोस रूप में, सेकेंड देखिए द्रव रूप में, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में। पौधे में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा, तो प्लांट में जो स्टार्च मिलता है हमें या शर्करा, इससे बने इथेनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो वनस्पति तेल जो है, वनस्पति ऑयल, वनस्पति तेल यानी वनस्पति ऑयल, इससे बने बायोडीजल, जो बायोडीजल है तो उसका यूज हम वाहनों में यानी व्हीकल्स में करते हैं, पेट्रोल के विकल्प में यानी पेट्रोल के ऑप्शन के लिए हम डीजल का उपयोग करते हैं जो वनस्पति ऑयल से बनाया जाता है, बायोडीजल कहते हैं उसको। तो उसका उपयोग, उसका यूज हम व्हीकल के लिए करते हैं। तो यह द्रव रूप फॉर्म में हो गया, द्रव रूप यानी लिक्विड फॉर्म में इसका एनर्जी का यूज हो गया। अभी थर्ड में देखिए गैस रूप में यानी गैस फॉर्म में। पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। तो पशुओं का जो वेस्ट होता है तथा कचरा यानी जो कचरा कूड़ा होता है उसे किस में डाला जाता है, बायोगैस प्लांट में। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको बायोगैस प्लांट दिया है, इस बायोगैस प्लांट में डाला जाता है और उससे बायोगैस तैयार किया जाता है। क्या, कौन सा गैस, बायोगैस तैयार किया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ तो यह गैस तो किचन में उपयोग होता है, इस पे खाना बनाया जाता है। तो यह गैस जो है वह रसोई में, रसोई यानी किचन में उपयोग होता है। उसके साथ साथ इससे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं, तो इसे डीजल पंप सेट भी चलाया जाता है। इस गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट, मीन्स एक बार गैस बन गया तो नीचे कुछ वेस्ट जो रह जाता है उस प्लांट में, बायोगैस प्लांट में जो वेस्ट रहे बच जाता है, तो उस वेस्ट को यानी उस अपशिष्ट का इस्तेमाल यानी यूज खाद के रूप में किया जाता है। खाद के रूप में नहीं यानी प्लांट के मैन्यूअर के रूप में किया जाता है। प्लांट को जो खाद डालते हैं हम मैन्यूअर, तो उसके रूप में किया जाता है। जो वेस्ट बच जाता है बायोगैस प्लांट में से, तो उसको हम खाद के रूप में, प्लांट के लिए खाद के रूप में यूज करते हैं। यह निश्चित है कि आने वाला कुछ हजार वर्ष में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा। तो यह 100% श्योर है, यह निश्चित है कि हजारों वर्षों तक, मीन्स अभी कुछ हजार सालों तक शायद हमारे नेचर में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जो एनर्जी है वह रहेगी, लेकिन हजार सालों के आसपास वह खत्म हो जाएगी। 1000 ईयर तक वह खत्म हो जाएगी, यानी वह जो ऊर्जा भंडार है परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो ऊर्जा भंडार है, ट्रेडिशनल एनर्जी है, वह खत्म हो जाएगी, यानी नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है वह खत्म हो जाएंगे। इस तथ्य को देखते हुए
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। तो यह बात समझ के हमें ध्यान में लेना चाहिए कि नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्स की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, उसका डेवलप की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और उसका यूज हम लोगों ने सीखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है। तो अभी देखिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण, जो पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रदूषण हो रहा है अभी एनवायरनमेंट में, जो हवा में, यानी का वाटर का पोल्यूशन जो हो रहा है, पर्यावरण में हवा का प्रदूषण जो हो रहा है, उसको बचाव के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन को नियंत्रित रखना चाहिए। तो ग्रीन हाउस में जो गैसेस, पॉइजनस गैसेस अभी निकल रहे हैं, उसका ज़्यादा मात्रा में जो हवा में फैले जा रहे हैं और उससे हवा पॉइजनस हो रही है, तो उसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। एक बड़ी चुनौती है, अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे पॉइजनस गैसेस को कंट्रोल में रखना। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जो ओजोन लेयर जो है वह पतला होता जा रहा है, यह एक बिग प्रॉब्लम अभी हमारे सामने है, हम उसको फेस कर रहे हैं, जिसका कारण है, जिसका जो इफेक्ट हो रहा है कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसको हमें कंट्रोल में करना जाना चाहिए, अदरवाइज इन फ्यूचर बड़े प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए सभी देश प्रयासरत है, जिसके लिए सभी कंट्रीज अभी प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है। तो सच ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप यानी 21 सेंचुरी का जो स्वरूप है वह अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है। यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है। तो आपको पता है, यह जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यह अभी हमारे पास लिमिटेड है। नेचर में इसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा है, वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन वह खत्म होने से पहले ही हमें रिन्यूएबल सोर्सेस की ओर ध्यान देना चाहिए, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास के लिए हमें कार्यरत होना चाहिए, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो 21 सेंचुरी में यह अक्षय ऊर्जा को सारे लोग अपना लेंगे, उसके विकास के बारे में ध्यान देंगे, और यही हमारा मुख्य स्तंभ है, मुख्य आधार है, मुख्य बेस है। ओके, तो इसी तरह से हमारा यह लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।